क्लास के अंदर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोकेमिस्ट्री। और इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, देखो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इसका क्लासिफिकेशन, क्लियर, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। अब क्या ये ऑर्गेनिक होंगे, हाँ या ना, जल्दी से मुझे आंसर बताते जाइए। क्या कार्बोहाइड्रेट्स ऑर्गेनिक होते हैं, यस और नो? Good morning, very good morning. Am I clearly visible and audible? Good morning, Shivani, Pooja, Avinash, Anirudh, very good morning. क्या मेरी आवाज आ रही है सभी लोगों को, एक बार बताइएगा। चलिए ठीक है, तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोकेमिस्ट्री। मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था कि हम लोग क्या शुरू करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आज के इस क्लास में जो सबसे पहला चैप्टर है आपके बायोकेमिस्ट्री का, जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जयंत, एक बार क्लास को दोबारा ज्वाइन करो, क्लास पूरी तरीके से एंड कर दो, ऐप बंद कर दोबारा से चलाइए, ठीक है। दोबारा से क्लास को ज्वाइन करिए, सही हो जाएगी आवाज, क्लियर। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की, जिसमें हम लोग शुरू करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री का एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें मैं आपको पढ़ाने वाली हूं, देखो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इसका क्लासिफिकेशन एग्जाम्पल के साथ, कि क्या क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट का, जैसे मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, ठीक है, उनके क्या क्या पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स है ना। फिर उसके बाद हमको डिस्कस करने हैं उनके मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड चीजें, जैसे कि ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, एचएमपी शंट, तो ये करना है। एंड थर्ड, जो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीजेस होती हैं वो डिस्कस करना है, क्लियर। तो ये है हमारा जो फ्लो रहेगा। सबसे पहले आज के इस क्लास में मैं ट्राई करूंगी आपका पूरा क्लासिफिकेशन भी कंप्लीट हो जाए, और अगर हम कुछ मेटाबॉलिक साइकिल डिस्कस कर पाते हैं तो ठीक है। मैं आज आपको ग्लाइकोलाइसिस कराऊंगी, ठीक है, तो वो एक बार कंप्लीट हो जाएगा, वो बहुत ही मेजर साइकिल है, वो एक बार कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम लोग कल की क्लास के अंदर जो बचा हुआ पार्ट है, चैप्टर है, उसको कंप्लीट कर पाएंगे, है ना। क्योंकि मैंने कहा था आपसे कि इनको बायोकेमिस्ट्री में 6 से 7 चैप्टर है, जिसके अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा 15 डेज से ज्यादा मैं नहीं लूंगी, और बचे हुए जो आपके 15 डेज हैं उसमें हम लोग एचएपी डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसमें तो 1 डे 1 चैप्टर हो जाएगा, वो तो इजी है, क्लियर। चलिए तो करते हैं फिर आज की इस क्लास को शुरू और बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, आप कैसे उनको क्लासिफाई करते हैं, हर एक चीज को, ठीक है। चलिए, राजकुमार कुशवाहा, पहले बायोकेमिस्ट्री हम लोग करेंगे, उसके बाद एचएपी होगा। एचएपी जल्दी हो जाएगा, बायोकेमिस्ट्री से एचएपी से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसीलिए बायोकेमिस्ट्री में पहले करा रही हूं, ठीक है। तो बस अपना जो एनर्जी लेवल है वो नीचे मत जाने देना, बाकी तो सब मैं देख लूंगी, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, बस आपके मुझे जवाब दिख जाने चाहिए सभी लोगों के। क्लास को ज्वाइन करके सोना नहीं है, ठीक है, बस बैठे रहना, जगे रहना, और एक कॉपी एक पेन लेकर बैठो। एक पेन लो चाहे 2 पेन लो, आपकी मर्जी है। थोड़े बहुत हैंड रिटन नोट्स आपके पास होने चाहिए। पीडीएफ्स आपको मिलेंगे, लेकिन मेरा आपके लिए यही सजेशन है कि जो भी वन शॉट होते हैं उनको अगर आप अपने हैंड रिटन फॉर्म में नोट्स बना ले तो वो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। रिवाइज करने के टाइम पे वो ज्यादा हेल्प करता है, तो आप एक पेन और एक पेपर लेकर जरूर बैठना। चलिए, अभी तो क्या कह रहे हो कि अभी तो बस बेड पे ही हैं, अभी तो कहाँ उठे हैं, अभी कहाँ कॉपी लेने कौन उठेगा, अभी तो मैम चाय नहीं पी है हमने, आपके दर्शन हो गए हैं सुबह सुबह, है ना, ऐसे कह रहे हो आप। चलिए, तो देखो जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो होते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ध्यान से सुनते हुए चलिएगा कि क्या है कार्बोहाइड्रेट। मैं आपको एक ही पेज पे पूरा क्लासिफिकेशन कराने वाली हूँ, तो ध्यान से देखते जाइए कि क्या सारी चीजें होने वाली है, ठीक है। चलो,
इतना तो आपको पता होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स है क्या, सुना तो होगा आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, और जैसी इसकी प्रॉपर्टीज है उसी के आधार पर इसका नाम रखा हुआ है ना। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स की अगर मैं बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट्स और कुछ नहीं बल्कि ये होते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। क्लियर, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। अब क्या ये ऑर्गेनिक होंगे, हाँ या ना, जल्दी से मुझे आंसर बताते जाइए। क्या कार्बोहाइड्रेट्स ऑर्गेनिक होते हैं, यस और नो, बोलो। क्या कार्बोहाइड्रेट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, हाँ या ना, इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है, जल्दी से बताइए। क्या कार्बोहाइड्रेट्स ऑर्गेनिक होते हैं, यस और नो, आंसर मेरे पास सबका आना चाहिए, ऐसा ना हो कि मैं नाम लेना पड़ जाए मुझे, ठीक है, बताओ। चलिए, तो सबका कहना है कि हाँ होते हैं, ठीक है। चलिए, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये, ठीक है, बिल्कुल सही है आप सभी की बात। दे आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और मेजर फॉर्म ऑफ एनर्जी भी यहीं से आती है, या मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। क्यों कह रही हूं मैं ऐसा, क्योंकि अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो आपको 4 किलो कैलोरीज मिलती है, ठीक है। और अगर बैलेंस डाइट का चार्ट आपने देखा हो तो उसके अंदर आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा अमाउंट में हम कार्बोहाइड्रेट ही खाते हैं, खाना ही चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा अमाउंट में एनर्जी यही आपको प्रोवाइड करेगा। शॉर्ट टर्म एनर्जी होगी, यानी जल्दी जल्दी वो मेटाबोलाइज भी होती जाती है, इकट्ठा नहीं होती है, तो दैट इज वेरी गुड। क्लियर, तो यही सारी चीजें हैं। अब इसके बाद क्या आप लोगों ने ये सुना है कि दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये तो सब कुछ जरूरी है, जनरल फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट के जनरल फॉर्मूला के बारे में आपको बताऊं तो कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2O का होल n। यहां पे n क्या है, n का मतलब है n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, क्लियर, n यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, समझे। जैसे मान लीजिए मेरे पास एग्जाम्पल के तौर पे ग्लूकोज है, ग्लूकोज के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 होते हैं, तो यहां पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H12O6। राइबोज है, राइबोज के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 होते हैं, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C5H10O5। ग्लिसरॉल्डिहाइड है जिसके अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है वो 3 होते हैं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C3H6O3। समझ में आया कि क्या होता है जनरल फॉर्मूला और किस तरीके से हम इसको अप्लाई करते हैं। इज इट क्लियर एवरीवन, है ना, समझ में आया या नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख देती हूँ ग्लूकोज, जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 होते हैं, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा C6H12O6। इज इट क्लियर एवरीवन, जल्दी से बताइए, यहां तक किसी का कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम। कार्बोहाइड्रेट है क्या, कैसे ये आपको एनर्जी प्रोवाइड कराता है और क्या क्या सारी चीजें हैं, ये मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया। बेसिक सी चीजें आपको इंट्रोडक्शन पार्ट यहां से समझ में आ जाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में, ठीक है। अभी मैं खुद लिख के दिखा रही हूँ, उसके बाद लिखी हुई पीपीटी से भी मैं पढ़ाऊंगी, ऐसे टेंशन मत लेना कि हाय इतना सा, है ना। तो अभी मैं समझा रही हूँ लिख के, क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम साथ साथ लिखते जाते हैं तो तब ज्यादा बेटर होगा, है ना। लेकिन अगर आप कहेंगे कि आप पीपीटी से ही पढ़ाओ तो मैं वैसे ही पढ़ाऊंगी, बताओ एक बार, ऐसे या पीपीटी से पढ़ाऊं, बताइए क्या चाहते हो, ये वाला या फिर पीपीटी से पढ़ाऊं, लिखा हुआ जो ऑलरेडी है पीपीटी। शहजादा, चलो तो ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले इसको मैं कंप्लीट करा देती हूँ, उसके बाद जो लिखा हुआ है ऑलरेडी वो मैं दिखा दूंगी आपको, ठीक है। चलो चलो, ओके ओके, ऐसे ही और पीपीटी दोनों ही आ रहे तो हम दोनों से ही पढ़ाएंगे अब, क्लियर। चलिए, कार्बोहाइड्रेट 3
देखो पहली बात तो ये सिर्फ दो प्रकार से क्लासिफाई किया जा सकता है, या तो आप इसको कह सकते हैं कि ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट होगा या फिर ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, ये दो ही प्रकार से क्लासिफाई किया जा सकता है, एक तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है ना, और दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पहला तो यहां पर होगा मोनोसेकेराइड, दूसरा होता है ओलिगोसेकेराइड। तो पहला अगर मैं बताऊं आपको, पहला होता है मोनोसेकेराइड, इसको तो रब भी नहीं कर सकते हैं। चलो पहला होता है मोनोसेकेराइड और दूसरा होता है ओलिगोसेकेराइड। ठीक है, दूसरा होता है ओलिगोसेकेराइड। अब मोनोसेकेराइड की पहले बात कर लेते हैं, ओलिगोसेकेराइड को बाद में देखेंगे। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के अंदर एक ही चीज आपको पढ़नी है, पॉलीसेकेराइड। इसमें सिर्फ एक ही चीज पढ़नी होती है, पॉलीसेकेराइड। क्लियर? अब अगर बात आए कि मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं, तो ध्यान से देखना कि मोनोसेकेराइड्स एक्चुअली हैं क्या। क्लियर? कौन सा कलर ले? ये वाला। मोनोसेकेराइड्स सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट की होंगे। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म। अब भाई ऑब्वियस सी बात है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो क्या आप इनको फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं? सोचो। सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो मोनोसेकेराइड है, यानी ऐसी चीज जिनको आप आगे तोड़ ही नहीं सकते हो, इनको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता है। अगर कोई आपसे कहे कि ग्लूकोज को तोड़ना है ना, तो आप कहोगे पागल हो क्या भाई, ग्लूकोज नहीं टूट सकता है, क्योंकि वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, उनको हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता है। अगर कोई कहे कि ग्लिसरॉल्डिहाइड को तोड़ दो, कोई कहे गैलेक्टोज को तोड़ दो, है ना, तो ऐसे करना कि अरे जाओ जाओ पागल हो गए तुम, ये नहीं कार्बोहाइड्रेट, जो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनको आप फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, है ना, इनको आप आगे तोड़ नहीं सकते हो। ये पहली चीज है। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल तो बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल है, बहुत सारे, है ना। ये तो आपको समझ में आया कि क्या है मोनोसेकेराइड। मोनो मीन्स सिंगल, तुम्हारी तरह। ठीक है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, एक वो कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर सिर्फ सिंगल मोनोमेरिक यूनिट प्रेजेंट हो, उसी को ही हम कहते हैं मोनोसेकेराइड। क्लियर? एग्जाम्पल के तौर पे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, ठीक है, मैनोज के बाद गैलेक्टोज, गैलेक्टोज के बाद राइबोज, राइबुलोज, जाइटोल, जाइलिटोल एक्सेट्रा, बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल है। मतलब ये पेज ही थोड़ा पड़ जाएगा, इतने एग्जाम्पल्स हमारे पास है सिर्फ मोनोसेकेराइड के। क्लियर? अब इसके बाद दूसरा जो आता है दैट इज ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड का भी फर्दर क्लासिफिकेशन होता है, जैसे डाइसेकेराइड आप लोगों ने सुना है ना, आप लोगों ने ट्राइसेकेराइड सुना है, टेट्रासेकेराइड सुना है, तो ये सारी चीजें ओलिगोसेकेराइड में आती हैं। पहली चीज याद रखना, ओलिगोसेकेराइड के अंदर 2 से लेकर 9 तक मोनोमेरिक यूनिट प्रेजेंट हो सकती है। अगर 2 है तो डाइसेकेराइड, 3 है तो ट्राइसेकेराइड, 4 है तो टेट्रासेकेराइड, 5 है तो पेंटासेकेराइड। ठीक है, क्लियर हो गया? आपके सिलेबस में सिर्फ डाइसेकेराइड दिया गया है, तो हम उसी पर ही ध्यान देंगे, इधर उधर की बातों पर नहीं जाएंगे। क्लियर है? ओलिगोसेकेराइड का मतलब है विच कंटेन्स 2 to 9 मोनोमेरिक यूनिट, मोनोमेरिक यूनिट, उसी को हम ओलिगोसेकेराइड कहेंगे। अब इसके एग्जाम्पल हमारे पास हैं डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड क्या होगा? जिसके अंदर 2 मोनोमेरिक यूनिट प्रेजेंट होंगी। ठीक है, ट्राइसेकेराइड क्या होगा? जिसके अंदर 3 मोनोमेरिक यूनिट प्रेजेंट होगी, है ना। टेट्रासेकेराइड क्या होगा? जिसके अंदर 4 मोनोमेरिक यूनिट प्रेजेंट होगी।
टेट्रासैकराइड। तो इस तरीके से ये 9 तक चलता ही रहेगा, है ना, इस तरीके से ये 9 तक चलता ही रहेगा। हमें नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ डाइसैकराइड से लेना देना है। तो मैं अभी आपको डाइसैकराइड ही कराने वाली हूं, ठीक है, कि डाइसैकराइड क्या होता है। अब ध्यान से देखना, डाई मीन्स 2, इतना तो पता ही होगा, डाई का मतलब होता है 2। तो वो कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर 2 मोनोमेरिक यूनिट प्रेजेंट हो उसको हम डाइसैकराइड कहते हैं। सिंपल सी चीज है ना। वो मोनोमेरिक यूनिट, मोनोमेरिक नहीं, वो कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर 2 मोनोमेरिक यूनिट प्रेजेंट होती है या 2 मोनोसैकराइड यूनिट है, उसको हम डाइसैकराइड कहेंगे। ठीक है, क्लियर है, सिंपल सी चीज है। क्या क्लियर हो गया है कि व्हाट इज डाइसैकराइड? एक बार बताइएगा सभी लोग, इज इट क्लियर व्हाट इज डाइसैकराइड? समझ में आया, हाँ या ना? ठीक है, यहां मैं लिख देती हूं, इसको थोड़ा ऐसे करके लिख देते हैं, चलो। डाइसैकराइड have 2 monosaccharide unit, उन्हीं को ही हम डाइसैकराइड कहेंगे। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल हमारे पास है सुक्रोज, दूसरा एग्जाम्पल है लैक्टोज और तीसरा एग्जाम्पल है माल्टोज। ये 3 ही एग्जाम्पल है जो दिए गए हैं। अच्छा, ट्राइसैकराइड के अंदर भी आप एक एग्जाम्पल याद रख सकते हैं, रेफिनोज। ठीक है, यहां से भी सवाल आ सकता है। तो रेफिनोज एक ट्राइसैकराइड है। चलो, सुक्रोज की अगर बात करें तो इसके अंदर ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज की यूनिट प्रेजेंट होती है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है? मोनोसैकराइड यूनिट। जब ये आपस में मिले इन्होंने बनाया एक डाइसैकराइड जिसका नाम है सुक्रोज, विच इज ऑल्सो नोन एज इनवर्ट शुगर। ठीक है, दूसरा लैक्टोज जिसको मिल्क शुगर बोला जाता है और इसके अंदर ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज प्रेजेंट होता है। इसको याद करना बहुत आसान है, अभी बताती हूं, एक सेकंड रुको। माल्टोज के अंदर 2 ग्लूकोज की यूनिट होगी, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, तो ये हो गया डाइसैकराइड। ठीक है, समझ में आया? देखो याद कैसे करना है कि सुक्रोज में क्या होगा, लैक्टोज में क्या होगा, माल्टोज में क्या होगा। तो क्या आप सिर्फ इतना याद कर सकते हैं कि तीनों में ग्लूकोज तो होगा ही? ठीक है, तीनों में ग्लूकोज तो होगा ही। और सबसे पहले लैक्टोज को याद कर लो। लैक्टोज में गैलेक्टोज होता है। गैलेक्टोज के अंदर अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसके अंदर लैक्टोज ऑलरेडी प्रेजेंट है गैलेक्टोज में। तो यहां से आप इसको याद रख सकते हैं, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ये क्या बनाएगा? लैक्टोज। उसके बाद माल्टोज इजीली याद हो सकता है कि 2 ग्लूकोज की यूनिट प्रेजेंट होती है। बचा क्या? फ्रक्टोज और सुक्रोज। तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज ये प्रेजेंट होते हैं सुक्रोज के अंदर। ठीक है, क्लियर हो गया है? डाइसैकराइड तक सबको सब कुछ क्लियर है? यस और नो, जल्दी से बताइए। इज इट क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? हाँ या ना, जल्दी से एक बार मुझे बताइएगा। क्या यहां तक आपको किसी को भी कोई भी सवाल, कोई भी डाउट? ठीक है, चलिए अब इसके बाद थर्ड जो हमारे पास है दैट इज पॉलीसैकराइड। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे। तो पॉली के लिए मैं यूज कर सकती हूं कंटेन्स मोर देन 10 मोनोमेरिक यूनिट, उनको हम पॉलीसैकराइड कहेंगे, है ना। कह सकते हैं ना कि अगर मोर देन 10 मोनोमेरिक यूनिट प्रेजेंट होती है तो उसको हम पॉलीसैकराइड कह सकते हैं। क्लियर? वर्षा कुमारी कि यहां से एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, देखो एक तो एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, और अभी मैं आगे जो कराऊंगी यानी जो एल्डिहाइड हैं और कीटोन ग्रुप जो प्रेजेंट होते हैं जिसको आप एल्डोज और कीटोज कहते हैं, वहां से आते हैं। रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग आते हैं जो आगे कराऊंगी मैं। यहां से तो सिर्फ एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ये तो इंट्रोडक्शन है ताकि आपको ये क्लियर हो कि कार्बोहाइड्रेट्स एक्चुअली हैं क्या। ठीक है, इसलिए मैं ये करा रही हूँ। ठीक है, चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर है कंटेन्स मोर देन 10 मोनोमेरिक यूनिट, उनको आप कहते हैं पॉलीसैकराइड। सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट यही होते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब इसके कुछ एग्जांपल्स है जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन और जो आपका सेल्यूलोज है, उन्हीं तीनों
जो भी आपके ये एग्जाम्पल है इनको मैं थोड़ा डिटेल में कराने वाली हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलिए, तो ध्यान से देखना कि कौन से हमारे पास में जो टाइप्स हैं इस पॉलीसेकेराइड के वो होते हैं। सबसे पहला हमारे पास है स्टार्च, ठीक है, सबसे पहला है स्टार्च। दूसरा है ग्लाइकोजन और तीसरा है सेल्यूलोज, ठीक है, तीसरा है सेल्यूलोज। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले बात करते हैं स्टार्च के बारे में। स्टार्च वो पॉलीसेकेराइड है जो कि एक होमोपॉलीसेकेराइड है, ये भी होमोपॉलीसेकेराइड है, ये भी होमोपॉलीसेकेराइड है। होमोपॉलीसेकेराइड वो होते हैं जिसके अंदर एक ही टाइप के मोनोसेकेराइड यूनिट प्रेजेंट होंगे। होमो मीन्स सेम या सिंगल, ठीक है। जैसे कि स्टार्च के अंदर सिर्फ ग्लूकोज की यूनिट ही प्रेजेंट होती है जो आपस में मिलकर बहुत सारी यूनिट्स स्टार्च बनाएंगी। सेम एज ग्लाइकोजन के अंदर भी ग्लूकोज ही होता है, सेल्यूलोज के अंदर भी ग्लूकोज ही होता है। ये सारी चीजें आपस में मिलकर बॉन्ड बना के क्या बनाते हैं, जो आपका ये स्ट्रक्चर होता है स्टार्च, ग्लाइकोजन और जो सेल्यूलोज है, ठीक है। अब स्टार्च ये एनिमल में मेन जो स्टोरेज फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट की वो स्टार्च है, एनिमल में नहीं, प्लांट के अंदर, ठीक है। तो प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके बाद दूसरी चीज, इसके अंदर दो चीजें प्रेजेंट होती है, अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन। एक अमाइलोज होगा और दूसरा होता है अमाइलोपैक्टिन। अमाइलोज एक लीनियर स्ट्रक्चर बनाता है, अमाइलोपैक्टिन एक ब्रांच्ड स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। दिखाऊंगी मैं आगे कि क्या होगा। उसके बाद ग्लाइकोजन हमारी बॉडी के अंदर मेन स्टोरेज फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट की, तो ये प्रेजेंट होती है एनिमल्स में, ठीक है। ये भी एक होमोपॉलीसेकेराइड है और इसके अंदर ऐसे कोई अलग अलग चीजें प्रेजेंट नहीं होती है, बस ऐसे याद रखो कि इसका ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होगा, और कुछ मत याद रखो इसके लिए, क्लियर। और अगर बात की जाए सेल्यूलोज के बारे में, तो सेल्यूलोज एक बहुत ही मेजर कंपोनेंट है प्लांट की सेल वॉल का। तो इसके लिए लिख सकते हैं आप लोग प्रेजेंट इन प्लांट सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल, प्लांट की सेल वॉल में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये भी एक होमोपॉलीसेकेराइड ही है, इसके अंदर भी ग्लूकोज की यूनिट ही प्रेजेंट होगी, बस ये एक लीनियर स्ट्रक्चर है। सेल्यूलोज एक पूरी तरीके से लीनियर स्ट्रक्चर होता है, तो इसके लिए बस एक ये लाइन ऐड कर लो, इट इज अ टाइप ऑफ लीनियर पॉलीसेकेराइड, ठीक है। इसको एक बार देख लो और मुझे बता दो क्या यहां तक किसी का कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम, क्योंकि अब मैं जो बाकी के स्टूडेंट थे पीपीटी जो बोल रहे थे वहां पर चलने वाली हूँ। अब वो बहुत इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए, अब सिर्फ मुझे एल्डोज, कीटोज और रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग पर ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात आती है कि क्या होते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ऑर्गेनिक है यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीनों चीजें तो होंगी ही, इसी के साथ ही साथ ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कहलाते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर आता क्या क्या है, सारी शुगर्स, सारे फाइबर्स और सारे स्टार्चेस, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर यही चीजें आती हैं। पहला शुगर्स, जितनी भी शुगर्स है सब कार्बोहाइड्रेट है, जितने भी फाइबर्स है सब कार्बोहाइड्रेट है, जितने भी स्टार्च है सब कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। इसके बाद जनरल फॉर्मूला के बारे में ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं, CnH2O का होल एंड N इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स, ठीक है। ये तो आपको लिखना आ ही गया होगा। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि ग्लिसरल डिहाइड है जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 होते हैं, ग्लिसरल डिहाइड, तो इसका फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, ग्लिसरल डिहाइड, इसका फॉर्मूला तो आप लिख ही सकते हैं C3H6O3, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। इजी है यहां तक, तो लिखना था, ये लो लिख लो।
ये नोट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, तो टेंशन मत लीजिएगा, लेकिन याद रखना कि ऐप पर ही प्रोवाइड कराया जाएगा इसका पीडीएफ और कहीं नहीं। चलो, तो ये है आपके पास, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट इन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसमें कुछ चीज आपको याद रखनी है तो रख लो। आपको पता ही होगा कि कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली ग्लूकोज के अंदर टूट ही जाता है, ये प्रोसेस होगा, और उसके बाद ये जो ग्लूकोज है ये बाद में स्टोर कर ली जाती है आपके मसल्स में, आपके लिवर में, ताकि आप उसको दोबारा यूज कर सको। ठीक है, देखो होता क्या है, जैसे ही आपने रोटी खाई, ठीक है, तो रोटी के फॉर्म में आपने स्टार्च खाया, है ना, समझते हो, प्लांट बेस्ड चीज कुछ भी अगर आप खा रहे हैं उसके अंदर स्टार्च तो होगा ही, है ना। अब रोटी आप खा रहे हो, रोटी समझते हो, रोटी चावल जो भी आपने खाया, वो जब आपने खाई तो आपने अल्टीमेटली स्टार्च खाया। अब ये स्टार्च टूटेगा, इसका डाइजेशन होगा, सिंपल सी चीज है। तो ये डाइजेस्ट होने के बाद कन्वर्ट हो जाता है इनटू ग्लूकोज, है ना। क्यों? क्योंकि स्टार्च के अंदर मोनोसेक्राइड यूनिट क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज है। ऑलरेडी मैंने बता दिया है आपको, यहाँ पे हमने बात की थी कि ये सब होमोपॉलीसेक्राइड है, सबके अंदर ग्लूकोज की यूनिट ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये जो ग्लूकोज होता है ये ब्लड शुगर कहलाता है, ब्लड शुगर। अब देखो ये सब कुछ नॉर्मली होता ही है। अब मान लीजिए आप सिर्फ एक रोटी तो खाते नहीं हो ना, आप 2-3 रोटी खाते हो, तो आपने जब 2-3 रोटी खाई उसके बाद स्टार्च कन्वर्ट हुआ। अब धीरे धीरे स्टार्च का नंबर भी ज्यादा हो रहा है, स्टार्च ज्यादा टूटेगा तो ग्लूकोज भी ज्यादा होगा। अब इसकी वजह से जो ब्लड शुगर लेवल है, ब्लड शुगर लेवल है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा, है ना। ध्यान से सुनते जाइएगा, ब्लड शुगर लेवल धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज एक ब्लड शुगर है, ब्लड में प्रेजेंट होता है। अब ये जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा, हमारा ब्रेन सिग्नल देता है आपकी बॉडी को कि इस एक्सेस ग्लूकोज को कन्वर्ट कराइए, नहीं तो ये डायबिटीज कॉज कर सकता है। क्लियर? तो इसी को, इस एक्सेस ग्लूकोज को हम कन्वर्ट कर देते हैं इनटू ग्लाइकोजन। क्लियर? इनटू ग्लाइकोजन, और इस ग्लाइकोजन को स्टोर कर लिया जाता है इन लिवर और मसल्स। ठीक है, या तो वो लिवर में स्टोर कर लिया जाएगा या फिर मसल्स के अंदर। ये कब हो रहा होगा? जब आपने खाना खाया है, खाने के तुरंत बाद ही आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि स्टार्च ज्यादा है, ज्यादा टूटेगा, ग्लूकोज ज्यादा बनेगा। जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ जाएगा ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा। ब्लड शुगर लेवल बढ़ते ही आपका ब्रेन सिग्नल देता है आपकी बॉडी को कि इस एक्सेस ग्लूकोज को कन्वर्ट कराइए ग्लाइकोजन में। जब ये इसको कन्वर्ट कराते हैं तो वो जाकर ग्लाइकोजन आपके लिवर में और आपके मसल्स में स्टोर कर लिया जाता है। अब मान लीजिए मैंने सुबह रोटी खाई 9 बजे, ठीक है, अब दोपहर को 12, 1 या 1:30 बजे या 2 बजे धीरे धीरे वो एक्सेस ग्लूकोज जो था, जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट था, वो सब यूज हो जाता है एनर्जी बनाने के लिए। ठीक है, तो अब जैसे जैसे ये समय बीतेगा वैसे वैसे आपका ब्लड शुगर लेवल डाउन होता जाएगा। क्लियर? ब्लड शुगर लेवल डाउन होता जाएगा तो जो आपने स्टोर किया था ग्लाइकोजन, ये वापस टूटेगा ग्लूकोज में और वापस आपको एनर्जी प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, क्लियर हो गया है? बताइए, इज इट क्लियर एवरीवन? समझ में आया कि क्या होता है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, किस तरीके से होगा कार्बोहाइड्रेट्स का? जल्दी से इसको देखो और मुझे बताइए, इज इट क्लियर एवरीवन? बोलो, समझ में आया, हाँ या ना? आंसर मेरे पास सभी के आने चाहिए। भाई मैं क्या चाहते हो तुम लोग कि मैं सबका नाम लूं अब हर बार? यही चाहते हैं आप लोग? तुम्हें सिर्फ यस और नो ही लिखना है और अपने डाउट्स लिखने हैं, ठीक है? चलो ओके, अब बढ़ जाते हैं आगे। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑलरेडी मैं करा चुकी हूं। क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोगों ने 2 चीजें पढ़ी, एक सिंपल और दूसरा है कॉम्प्लेक्स, है ना। सिंपल के अंदर मैंने आपको बताया एक तो होते हैं मोनोसेक्राइड और एक होते हैं ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड, ये चीज हमने पढ़ी।
ओलिगोसेक्राइड के अंदर डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड, ये सब कुछ ऑलरेडी मैं बता चुकी हूं। ठीक है, इसके बाद कॉम्प्लेक्स के अंदर हम लोगों ने देखा, देखो रोटी और हर एक चीज के अंदर कंपोनेंट अलग अलग होते हैं। अगर मैं आपको जनरली बताऊं तो रोटी हैज मोर नंबर ऑफ या अमाउंट ऑफ स्टार्च देन चावल। ठीक है, और वो डाइजेस्ट भी थोड़ा लेट होते हैं, तो चावल के अंदर नहीं होते, रोटी के अंदर होते हैं। बस ये डिपेंड करता है कि आपका आटा क्या है, मतलब कौन सा आटा है, ये तो बेसिक सी चीज है, ये डिपेंड करता है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो होंगे उसके अंदर हमने पढ़ा पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। चलिए घरेलू बनती जा रही हूं मैं। चलो नेक्स्ट है मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड ऑलरेडी मैंने बता दिया कि इसको आप हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं, आगे इसको तोड़ा नहीं जा सकता। हाइड्रोलाइज मींस टूटना, ठीक है, इसको नहीं तोड़ा जा सकता है। अब इसको कराने से पहले मैं मोनोसेक्राइड का क्लासिफिकेशन भी आपको करा देती हूँ, ठीक है, कि किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, क्या पूरी कहानी है मोनोसेक्राइड की। चलो मोनोसेक्राइड को आप दो प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हो। किसको याद करना है, किसकी ट्रिक बतानी है? प्रकाश, सिर्फ एग्जाम्पल्स को याद करने के लिए? शर्म नहीं आ रही है तुमको ट्रिक मांगते हुए? एग्जाम्पल्स है वो ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज। अरे 3 एग्जाम्पल डाइसेक्राइड में याद रखो, 3 एग्जाम्पल पॉलीसेक्राइड के अंदर याद रखिए, बाकी के सारे मोनोसेक्राइड हैं। लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज डाइसेक्राइड। स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, जिनके नाम ही बड़े बड़े हैं, स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, हाइलुरोनिक एसिड, इनुलिन, इंसुलिन, ये सब क्या है? इंसुलिन नहीं, इनुलिन। तो ये सब हैं पॉलीसेक्राइड, जिनके नाम ही भारी भारी हैं, ठीक है। और तीसरा ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, मैनोज, ये सब हैं मोनोसेक्राइड। इनको क्या ही याद रखोगे, इतनी इजी चीजें हैं ये, सब जगह अगर ट्रिक 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 लगा दोगे तो क्या क्या ट्रिक याद रखोगे। तो खैर आगे बढ़ते हैं, मोनोसेक्राइड को कैसे कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है, अभी इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखो है तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लेकिन इसका दो प्रकार से क्लासिफिकेशन होता है। कौन कौन से? देखो सबसे पहले यहां मैं लिख देती हूं ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ। पहली चीज आप इसको क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जो फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट है, एक तो इसकी प्रकार से इसको क्लासिफाई किया जा सकता है ना, जो भी उसके अंदर प्रेजेंट होगा। हर एक मोनोसेक्राइड के अंदर एक ना एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो उसके आधार पर उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। या फिर मोनोसेक्राइड को क्लासिफाई किया जा सकता है ऑन द नंबर ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है उसके आधार पर। तो यहां लिख देते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है, ये हो गया। चलो बहुत बढ़िया। अब सबसे पहले बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में कि क्या फंक्शनल ग्रुप होंगे और उसको आप कैसे क्लासिफाई करते हैं। देखिए अगर फंक्शनल ग्रुप के आधार पर देखा जाए तो सारे मोनोसेक्राइड या तो एल्डोज होंगे या तो कीटोज होंगे, ये दो ही याद रखो, एल्डोज और कीटोज। अगर किसी भी मोनोसेक्राइड के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो एल्डोज, अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो कीटोज, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो यहां पर हैव एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, और यहां पर होते हैं कीटोन ग्रुप, सिंपल है, कीटोन ग्रुप, इजी है ना। हैव एल्डिहाइड ग्रुप, हैव कीटोन ग्रुप, समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बताओ एक बार, समझ में आया कि या नहीं? एल्डोज और कीटोज क्या होंगे? अगर एल्डिहाइड है तो एल्डोज, अगर कीटोन ग्रुप है तो कीटोज, सिंपल। राजकुमार केमिस्ट्री नहीं पढ़ी तुम लोगों ने थोड़ी बहुत? क्या होता है एल्डिहाइड ग्रुप? CHO। क्या होता है एल्डिहाइड ग्रुप?
चलिए, तो इनका कहना है कि पहचानेंगे कैसे, तो इनको पहचानने की एक सिंपल सी ट्रिक है, लेकिन अभी तो पहले ट्रिक बताऊंगी, अभी ये याद रखो। एल्डोज यानी CHO और कीटोज यानी C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, C डबल बॉन्ड O ये ग्रुप होता है, दिस इज कीटोन ग्रुप एंड दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप, CHO, है ना। अब यहाँ पर दूसरा कार्बन या तो अल्काइल होगा या जो भी होगा। चलो, अब इसके बाद इसको पहचानने की ट्रिक ध्यान से देखना। मान लीजिए कि मेरे पास सबसे किनारे वाला कार्बन है, यानी अल्टीमेट कार्बन। ठीक है, अल्टीमेट कार्बन यानी सबसे किनारे वाला कार्बन, जैसे अभी मैं यही बनाकर दिखाऊंगी। अल्टीमेट कार्बन यहां पर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ होगा। जैसे ही आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, पहचान लेना कि वो अल्डिहाइड है, यानी एल्डोज है। ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ O के साथ कनेक्टेड होगा। जैसे मेरे पास ये एक स्ट्रक्चर है, 3 4 5, ये 5 कार्बन है। 5 कार्बन में सबसे किनारे वाला कार्बन जो कि अल्टीमेट कार्बन कहलाता है। ठीक है, पहचानने की ट्रिक बता रही हूं, देख लो। सबसे किनारे वाला कार्बन जो अल्टीमेट कार्बन कहलाता है, वो डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ होगा। जैसे ही आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, वैसे ही पहचान लेना कि वो एल्डोज है। अब तो पहचान लोगे। ठीक है, आपके पास ग्लूकोज ही है, ग्लूकोज है, गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर भी ऐसे ही होता है और मैनोज का स्ट्रक्चर भी ऐसे ही होता है। ठीक है, तो इसको आप पहचान लोगे कि कौन सा है हमारे पास एल्डिहाइड या कौन सा है एल्डोज। क्लियर हो गया है। और इसको पहचानने की ट्रिक क्या है, देखो, स्ट्रक्चर ही बना दे रही हूं मैं सीधा, 3 4 और 5। अब सबसे किनारे वाले से जो दूसरा कार्बन होता है, उसको हम पेनल्टीमेट कार्बन कहते हैं। जैसे ये सबसे किनारे वाला कार्बन है, इससे दूसरे नंबर का जो कार्बन है, इसको हम पेनल्टीमेट कार्बन कहते हैं। बस ये याद रखना, ये वाला जो कार्बन है सिर्फ दूसरे नंबर, इसको नहीं कहेंगे पेनल्टीमेट कार्बन, नहीं, जो किनारे वाले से अगला है बस उसी को ही पेनल्टीमेट कार्बन कहेंगे। ये पेनल्टीमेट कार्बन है। ठीक है, अगर ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है ऑक्सीजन से, तो ये होगा कीटोस। चलो, अब पहचान लोगे स्ट्रक्चर, अगर आएगा तो अब पहचान लोगे कि एल्डोज क्या है और कीटोस क्या है। यस और नो, जल्दी से मुझे बताइएगा एक बार, हाँ या ना। अब पहचान लोगे, सबका जवाब आना चाहिए, बताइए भाई। हर एक चीज में कार्बन 6 नहीं होते हैं, वो फॉर्मूला पर डिपेंड करता है। प्रकाश, देखो, जैसे यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के अकॉर्डिंग हम मोनोसेक्राइड्स को और क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 है, हमेशा शुरुआत 3 से ही होगी, क्योंकि हमें या तो फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड चाहिए या तो फंक्शनल ग्रुप कीटोन चाहिए। ठीक है, इनके लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 ही होंगे। कभी भी 1 और 2 कार्बन एटम मिलकर कार्बोहाइड्रेट नहीं बनाते हैं। हमेशा शुरुआत जो होती है वो यही होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम 3। जहां 6 होंगे तो अरे वही चीज हो जाएगी भाई, 6 कार्बन है तो सबसे किनारे वाला अगर जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन के साथ, तो वो भी तो एल्डिहाइड होगा या एल्डोज होगा। किनारे वाले से दूसरा है तो वो कीटोज होगा। चाहे 6 कार्बन हो, चाहे 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, 12, 1000 हो, कुछ भी हो, पहले और दूसरे कार्बन को देखो बस, तुम्हें और कुछ नहीं करना है, यही देखना है बस। ठीक है, चलो, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है तो ये होगा ट्रायोज। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है तो ये होगा टेट्रोज। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 है तो ये होगा पेंटोस। अगर 6 है तो हेक्सोस, एक्सेट्रा। ठीक है, ये चलता रहेगा। क्लियर। चलो, इसके बाद क्या मुझे इसका फॉर्मूला बता सकते हैं, ट्रायोस का फॉर्मूला? नंबर ऑफ कार्बन एटम 3, जनरल फॉर्मूला ऑलरेडी बता चुकी हूं मैं, CnH2O का होल है। जल्दी से फॉर्मूला बताइए, अगर नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो क्या होगा फॉर्मूला ट्रायोस का? बोलो जी।
फर्स्ट कार्बन अल्टीमेट, सेकेंड कार्बन पेनल्टीमेट। बोलो, फॉर्मूला पूछा है मैंने, ग्लिसरॉल एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। C3H6O3, वेरी गुड। चलिए C4 कैसे होगा प्रदीप, मुझे बस ये बता दीजिए C4 कैसे होगा। N का नंबर यहां पर 3 है तो N की जगह 3 रखो, खत्म। वेरी गुड। C3H6O3, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है तो, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है तो, अच्छा ठीक है ठीक है, 4 है तो। राजकुमार जी ये कैसा सवाल कर रहे हैं आप कि ये 6 कैसे आएगा? अरे वो ब्रैकेट के बाहर n है तो इसमें भी तो मल्टीप्लाई करोगे ना, 2 में 3 की मल्टीप्लाई, ठीक है। राजकुमार ध्यान से देखो कि ये फॉर्मूला क्या है, Cn यानी C3, H2O तो H2 एज इट इज लिखो, यहां पर 3 लिखो, 3 की मल्टीप्लाई इस 2 में भी तो होगी, 3 दूनी 6, ठीक है। चलो C4H8O4, तो अब आप इनके सबके फॉर्मूला कर सकते हो। अब जैसे ट्रायोज का हमारे पास जो एग्जाम्पल है दैट इज ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। टेट्रोज का एग्जाम्पल है इराइथ्रोस, पेंटोज का एग्जाम्पल है राइबोस, हेक्सोस के एग्जाम्पल तो बहुत सारे, ग्लिसरल्डिहाइड नहीं, गैलेक्टोज, मैनोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, ये सब एग्जाम्पल है हेक्सोस के। इसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम 7 है हेप्टोज, तो इसका एग्जाम्पल है सेडाहेप्टुलोज, ठीक है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स है, ये सब क्लासिफिकेशंस है मोनोसेक्राइड के जो मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है। देखो यहां भी वही लिखा हुआ है, अगर किसी मोनोसेक्राइड के अंदर अल्डिहाइड ग्रुप है यानी CHO तो वो होगा एल्डोज, अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको हम कहेंगे कीटो, ये रहा, ठीक है। एग्जाम्पल लिखे हुए हैं सारे जो मैंने ऑलरेडी आपको लिखवा दिए हैं। हाँ, एग्जाम्पल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए अब एक बार स्ट्रक्चर और देख लीजिए कि किस तरीके का, देखो मेरे हिसाब से आपको एटलीस्ट इसका तो आइडिया होगा ही। अच्छा ठीक है, चलिए मैं खुद से ही आपको ये स्ट्रक्चर बनाकर दिखा देती हूँ, बस ऐसा प्रिटेंड करना कि तुमने इसको देखा नहीं है ना, बस ऐसे प्रिटेंड कर लो बस। चलिए मान लीजिए कि मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना रही हूं, ठीक है। तो ग्लूकोज कुछ ऐसा दिखाई देता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 है, 2 3 4 5 6, यहां पर CH2OH होगा, यहां पर CHO होगा, तो यहां मैं सिंपली चलो ऐसे लिख देती हूँ, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद इधर OH, इधर H, इधर भी OH और यहां भी OH, यहां H, यहां H, यहां OH और यहां H, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का। बस मोनोसेक्राइड थोड़ा लेंदी पार्ट है, बाकी सब कुछ तो बहुत छोटा छोटा सा है, क्योंकि इसी के अंदर मेन स्ट्रक्चर है, मेन चीजें यहीं पर है, तभी आपको ये चीज क्लियर होगी ना, ठीक है। अब ध्यान से देख लो कि क्या होगा, मान लो, ठीक है कि नहीं देखा। चलिए ये है ग्लूकोज, क्या आप मुझे इसको देखकर बता सकते हैं कि ये एल्डोज है या कीटोज है? बोलो। राहुल कुमार, मैं सबके फॉर्मूला आपको बताते तो चल रही हूँ, सारे मोनोसेक्राइड के फॉर्मूलाज तो बता दिए मैंने, क्या चाहिए और क्या चाहिए भाई? चलो जल्दी बताइए, क्या ये एल्डोज है या फिर ये कीटोज है? जयंत का कहना है कीटोस। क्यों जयंत, कीटोस क्यों है ये? अभी कुछ समय पहले ही मैंने आपको बताया था कि अगर अल्टीमेट कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो उसको आप एल्डोज कहते हैं, ठीक है, एल्डोज, वेरी गुड, ठीक है। तो ये एक एल्डोज है, ग्लूकोज एक एल्डोज शुगर है, क्योंकि इसके अंदर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। चलो अब इसके बाद इस प्रोजेक्शन को, यानी ये जो लीनियर स्ट्रक्चर होता है जैसा मैंने अभी बनाया है, इसको हम कहते हैं फिशर प्रोजेक्शंस,
याद रखिएगा, सारे कार्बोहाइड्रेट्स के, सारे मोनोसेक्राइड के दो तरीके के प्रोजेक्शंस होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं। एक तो होगा फिशर प्रोजेक्शन, जो ये है, नाम याद रखो, फिशर, मछुआरा वाला फिशर नहीं, ये होता है फिशर प्रोजेक्शन। ये जो अभी मैंने बनाकर दिखाया है, ये वाला, ये फिशर प्रोजेक्शन है। अगर मैं ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ठीक है, नहीं ये नहीं, ये वाला, अगर मैं पहले नंबर का कार्बन और ये 5वें नंबर का कार्बन ऐसे ऐसे उठा के ऐसे जोड़ दूंगी, ठीक है, ऐसे जोड़ दूंगी, तो वो बन जाएगा हावर्थ प्रोजेक्शन, जो अब मैं आपको बनाकर दिखाने वाली हूं। ठीक है, तो एक लीनियर स्ट्रक्चर जो होता है वो फिशर प्रोजेक्शन कहलाता है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर जो होता है वो हावर्थ प्रोजेक्शन कहलाता है, जो मैं अब आपको बनाकर दिखाने वाली हूं। आप लोगों ने अपनी जिंदगी में बहुत बार बनाया होगा ये वाला स्ट्रक्चर जो मैं अब बनाने वाली हूं, तो कोई नई चीज नहीं है, ध्यान से देखो। देखो, इसको तो बाहर ही रखो, CH2OH को तो बाहर ही रखो, ये अंदर नहीं आएगा, ठीक है। ये अब हमारे पास कितनी शुगर प्रेजेंट है इसके अंदर, शुगर नहीं, कितने कार्बन प्रेजेंट है, इसको बाहर निकाल दिया, कितने कार्बन है, 5। लेकिन जो ये शुगर है, इट इज अ टाइप ऑफ हेक्सागन शुगर, ठीक है, हेक्सागन शुगर, यानी इसमें किनारे आपको 6 ही बनाने हैं। तो 6 किनारे बनाने के लिए हम लोग ऑक्सीजन की हेल्प भी लेते हैं, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना हुआ क्या, ये हमारे पास ऑक्सीजन यहां आ गया, ठीक है, ये जो नंबर कार्बन नंबर 1 है, ये आ गया यहां पर, तो ये हो जाएगा कार्बन नंबर 1, ठीक है। ये दूसरा कार्बन जो है ये आ जाएगा यहां पर, तो ये दूसरा कार्बन है। ये तीसरा कार्बन आ जाएगा इधर, ये 4th कार्बन आ जाएगा यहां, और ये 5th कार्बन आ जाएगा यहां, और ये बाहर जो है CH2OH ये आ जाएगा यहां। हो गया ये स्ट्रक्चर, क्लियर हो गया ये स्ट्रक्चर। अब बस वही करो जो यहां पर हो रहा है, एक साइड OH लगाओ, एक साइड H लगाओ, एक साइड OH लगाओ, एक साइड H लगाओ, ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर तुम्हारे पास बनकर तैयार हो जाएगा। इसको हम कहते हैं हावर्थ प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन, ठीक है। बताइए, क्लियर हुआ? इज इट क्लियर एवरीवन? समझ में आया कि कैसे ये लीनियर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं? बहुत बड़ी चीज नहीं है ये, बहुत बड़ी चीज नहीं है ये, ठीक है, बहुत छोटी सी चीज है, बस एक बार समझो और क्लियर हो जाएगा चीजें। इज इट क्लियर एवरीवन? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इधर का ये उठाया, इधर का ये उठाया, इनको ऐसे आपस में मिला दिया, ऐसे मिला दिया, ये लीनियर स्ट्रक्चर था, इनको बस ऐसे मिला दिया, और कुछ नहीं किया मैंने, सब कुछ वही है। क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? जल्दी से बताइए। बस ये स्ट्रक्चर समझाने का मेरा एक ही मकसद है कि आपको ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज समझ में आए, जब मैं आगे डाइसैकराइड के अंदर कराऊंगी। बाकी इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, एग्जाम में स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। बस वो ये कह सकते हैं कि इसके अंदर एसिमेट्रिक कार्बन कितने होंगे, या बस इतने से आ सकता है सवाल, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको बनाने का सिर्फ मेरा एक ही मकसद है कि आपको ये समझ में आ जाए कि किस तरीके से ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनेगा। क्लियर? चलिए अभी बढ़ जाते हैं आगे। एल्डोज और कीटोज के बीच का डिफरेंशिएशन मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूं, ठीक है। अच्छा तुम देखो और खुद ही पहचान के तुम लोग बता दोगे मुझे कि कौन एल्डोज है कौन कीटोज है। ये देखो, किनारे वाला कार्बन है अल्टीमेट कार्बन, तो ये सब कुछ एल्डोज होते हैं। ये दूसरे नंबर का कार्बन है ना, पहला ये दूसरा ये, तो ये सेकंड नंबर का जो कार्बन है जिसको पेनल्टीमेट कार्बन कहेंगे, वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये एक कीटोज है। क्लियर? बताइए, मोनोसेक्राइड यहीं पर ही समाप्त होता है, ये मैं ऑलरेडी करा चुकी हूं। बता, क्या अब किसी को मोनोसेक्राइड में प्रॉब्लम है? यस और नो बताइए। पूरा मोनोसेक्राइड कंप्लीट हो चुका है, क्या किसी का कोई डाउट? जल्दी से बताइए यहां तक। मुझे पॉलीसेक्राइड तक कंप्लीट कराना है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्लास लंबी खींचेगी तुम्हारी आज, रोज ही खींचेगी, 1 घंटा से ज्यादा ही क्लास लेंगे मैं, ठीक है। चलो
एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं कायरल कार्बन, ठीक है, जिनकी चारों वैलेंसीज अलग अलग कंपाउंड के साथ जुड़ी हुई होती है, उसी को हम कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं। ओके, डाइसैकेराइड यानी जिसके अंदर दो मोनोसैकेराइड यूनिट प्रेजेंट हो उसको हम कहते हैं डाइसैकेराइड। इसके बाद एग्जांपल है सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज, ठीक है। चलिए, इनका मैं आपको एक बार स्ट्रक्चर बनाकर दिखा देती हूँ कि सुक्रोज कैसे बनेगा, या सबसे इजी वाला बनाकर दिखा रही हूँ, माल्टोज, ठीक है। माल्टोज याद है आपको, दो मोनोसैकेराइड यूनिट प्रेजेंट होती हैं और वो मिलकर बनाती है एक डाइसैकेराइड। माल्टोज के अंदर दो ग्लूकोज की यूनिट प्रेजेंट थी, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। मान लीजिए मेरे पास ये एक स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, यहां पर नीचे वाली तरफ OH, यहाँ OH, यहाँ O, यहाँ CH2OH, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ H, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। सेम एज दूसरा भी हमारा स्ट्रक्चर होगा, सेम, बिल्कुल सेम, कुछ चेंज नहीं करना है, ठीक है। बस ये OH ऊपर वाली तरफ होगा, यहाँ और कुछ फर्क नहीं होगा। CH2OH, यहाँ H, यहाँ मैंने उल्टा कर दिया है क्या? अच्छा, वहां OH ऊपर वाली तरफ आएगा, ठीक है ठीक है। यहां भी OH ऊपर वाली तरफ ही आएगा, बस ये मैंने थोड़ा ऑपोजिट कर दिया था, ठीक है ठीक है। फिर ये तो नहीं होगा, यहाँ O ही होगा, यहाँ सेम स्ट्रक्चर होगा, ऊपर वाली तरफ H, नीचे वाली तरफ OH, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ ऊपर H और नीचे OH। ये ऐसे स्ट्रक्चर है दो ग्लूकोज के। अब देखो, जितने भी डाइसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड है, सभी के अंदर एक ही बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ये याद रखना, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। यही वो बॉन्ड है जो हर एक मोनोसैकेराइड को आपस में जोड़ेगा। यानी पूरे कार्बोहाइड्रेट के अंदर आपको सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर याद रखना है, जो कि है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है, क्लियर। चलो अब देखिए होगा क्या। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाने के लिए आपको सबसे पहले H2O रिलीज करना पड़ेगा, तभी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन पाएगा। और अगर H2O रिलीज करना है तो इसके लिए आप सिंपली एक साइड से उठाओ H, दूसरी साइड से उठाओ OH। जैसे मेरे पास ये है, ठीक है, ये मैंने पूरा OH उठा लिया यहां से, है ना, ध्यान से देखते जाइएगा, मैं वही बना रही हूं ना प्रकाश, वही तो बना रही हूं। यहां से OH मैंने उठाया और यहां से H उठाया। अब इन दोनों को मिला दो, यानी यहां से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और O और इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, ये बीच में आ जाएगा, बॉन्ड बनेगा। दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अच्छा एक चीज बताइए, ये कार्बन नंबर 1 था, हाँ या ना? ये कार्बन नंबर 4 था, हाँ या ना? तो क्या ये 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हुआ? क्या ये 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हुआ? क्योंकि दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 4, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन पाया है, इसीलिए हम इसको 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहेंगे। खत्म, ठीक है, क्लियर हो गया है? जल्दी से बताइए एक बार, इज इट क्लियर एवरीवन? समझ में आया किस तरीके से आपस में ये चीजें मिलती हैं और कैसे बॉन्ड बनता है? क्या ये आपको क्लियर हो गया है? जल्दी से एक बार मुझे बताइएगा। हाँ, इसका यही मतलब है कि अगर आपको ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाना है तो उसके लिए वाटर का एक मॉलिक्यूल रिलीज करना ही पड़ेगा, तभी ये स्ट्रक्चर बनकर तैयार होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। चलिए, ओके, तो ये पूरा हो गया आपका डाइसैकेराइड का। अब इसके बाद यहां पर सुक्रोज है, सुक्रोज के अंदर ग्लूकोज और फ्रक्टोज होगा, ठीक है, इनके बीच में भी इसी तरीके से बॉन्ड बनेगा। लैक्टोज के अंदर ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज होगा, उसमें भी ऐसे ही बॉन्ड बनेगा। सबके अंदर इसी तरीके से बॉन्ड बनता है। हर एक स्ट्रक्चर में ग्लूकोज, हर एक स्ट्रक्चर के अंदर वाटर का मॉलिक्यूल निकालोगे तभी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बन पाएगा, और सिर्फ यही बॉन्ड आपको याद रखना है पूरे कार्बोहाइड्रेट में। चलिए अब बढ़ जाते हैं आगे। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। अब ये क्या होते हैं?
देखो जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। नहीं 1/4 नहीं होगा सबके अंदर, किसी के अंदर 1/6 होगा, मेनली तो 1/4 ही होता है। अगर ब्रांचेस है तो 1/6 होगा, वो मैं आगे बताऊंगी, अभी मत समझो, ठीक है? अभी मत दिमाग लगाओ उस चीज में, जब मैं बताऊंगी बस वहां याद रखना, ठीक है? रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग शुगर्स और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं, इन सभी के बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा। सबसे पहले बात आती है रिड्यूसिंग शुगर्स के बारे में। तो ये वो शुगर होंगे जिनके अंदर या तो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो या तो फ्री कीटोन ग्रुप हो, ताकि वो रिएक्ट कर जाएं इजीली, वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज शो कर पाए, ठीक है? वो होते हैं रिड्यूसिंग शुगर। अब अगर किसी के अंदर फ्री एल्डिहाइड फ्री कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, वो रिड्यूसिंग है, नहीं है तो नॉन रिड्यूसिंग है। सिंपल सी चीज है, वहां प्रेजेंट होती है चीजें, यहां पर एब्सेंट होती है, ठीक है? अब जब आप क्वालिटेटिव टेस्ट करोगे तब आपको समझ में आएगा रिड्यूसिंग शुगर पॉजिटिव, फेलिंग और बेनेडिक्ट टेस्ट देता है। ये है कुछ क्वालिटेटिव टेस्ट जो आप करोगे आगे, वहां पर आपको क्लियर होगा। अगर रिड्यूसिंग शुगर है तो वो फेलिंग टेस्ट का रिजल्ट भी पॉजिटिव देगा और बेनेडिक्ट टेस्ट का रिजल्ट भी पॉजिटिव देगा। और यहां पर आप याद रख सकते हैं नेगेटिव, फेलिंग और बेनेडिक्ट टेस्ट, ठीक है? बेनेडिक्ट टेस्ट ये याद रखो, बस क्लियर। इसके बाद रिड्यूसिंग शुगर है तो बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, है ना? नॉन रिड्यूसिंग है तो बहुत बेकार रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, मतलब आप कह सकते हैं कि दे डू नॉट रिड्यूस अदर्स, है ना? तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। एग्जाम्पल से क्वेश्चंस आते हैं, तो याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक जो मैंने यहां लिखी भी हुई है, सारे के सारे मोनोसेकेराइड सब, ठीक है, और लैक्टोज और माल्टोज जो कि डाइसेकेराइड हैं, ये सब क्या होते हैं? ये सब रिड्यूसिंग शुगर है, यानी ये रिड्यूसिंग एजेंट भी होते हैं। इनके अंदर फ्री एल्डिहाइड फ्री कीटोन ग्रुप भी पाया जाता है। ये वेलिंग और बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव भी देते हैं। सारे मोनोसेकेराइड ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, गैलेक्टोज, ग्लिसरॉल्डिहाइड, राइबोज, राइबुलोज, जाइल्टोल, सब कुछ सारे के सारे रिड्यूसिंग शुगर होंगे, ठीक है? क्लियर। और दूसरा, सारे पॉलीसेकेराइड, जितने भी पॉलीसेकेराइड अब मैं आपको कराऊंगी वो, और कुछ डाइसेकेराइड, जैसे कि यहां तो डाइसेकेराइड के एग्जांपल लिख लीजिए, लैक्टोज और माल्टोज, और यहां पर आप लिखो सुक्रोज। सुक्रोज एक इन्वर्ट शुगर भी होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इन्वर्ट शुगर, ठीक है? ये है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। समझ आया? जल्दी से एक बार मुझे बताइएगा, इज इट क्लियर एवरीवन? रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग, डाइसेकेराइड यहीं पर ही समाप्त होता है। समझ में आया या नहीं? बोलिए, अरे बोलो, समझ में आया या नहीं? बताइए, समझ में आया या नहीं? इतना समय क्यों लग रहा है जवाब देने में? चलिए ठीक है, अब आपके पास बचता है सिर्फ पॉलीसेकेराइड, जो मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर ही कराऊंगी, क्योंकि इसके बाद एक और क्लास है, तो है ना, हमको आज की क्लास यहीं पर ही एंड करनी पड़ेगी। मैं चाह रही थी कि आज मैं पॉलीसेकेराइड भी पूरी तरीके से कंप्लीट करा दूं, लेकिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके बाद भी एक और क्लास है, आपकी नहीं किसी और की, ठीक है? गुड रिड्यूसिंग एजेंट, गुड रिड्यूसिंग एजेंट के अंदर एग्जाम्पल्स याद रखिएगा, जितने भी हमारे पास मोनोसेकेराइड्स होते हैं, जितने भी, चाहे आप ग्लूकोज की बात करें, फ्रक्टोज, मैनोज, सब कुछ, ठीक है? ये सारे के सारे क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट या फिर रिड्यूसिंग शुगर। और लैक्टोज और माल्टोज ये सब रिड्यूसिंग शुगर्स है। इन सभी के अंदर फ्री एल्डिहाइड फ्री कीटोन ग्रुप भी होगा, फेलिंग और बेनेडिक्ट ये पॉजिटिव भी देंगे, और इसी के साथ ही साथ ये रिड्यूसिंग एजेंट भी होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होंगे? जो खुद को ऑक्सीडाइज करके दूसरों को रिड्यूस करे। अरे तुम दूसरों को दान कब दे पाओगे? जब अपने पास से पैसे कम कर दोगे, तभी तो दे पाओगे दूसरों को दान, ठीक है? या पैसा या जो भी है,
है ना। तो ये पहले खुद को ऑक्सीडाइज करते हैं, तभी तो दूसरों को रिड्यूस कर पाएंगे। ये चीज याद रखना। चलो, बाकी अगर किसी का कोई डाउट होता है तो मेरी ये प्रथा है कि मैं हर क्लास के अंदर पहले ये पूछती हूँ कि लास्ट सेशन से किसी का कोई डाउट है या नहीं है। तो कल की क्लास जब भी शुरू होगी उसमें मैं आपसे यही पूछूंगी कि आपका कोई सवाल है। इसके लिए आप पहले इन सारी चीजों को रिवाइज कर लीजिएगा। क्लास के एंड करने के बाद आपके पास पूरा समय है, तो जो भी मैंने पढ़ाया है प्लीज उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। ठीक है, क्लियर। तो आज की इस क्लास के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ सेफ डे, हैव अ गुड डे एवरीवन। थैंक यू।